नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश की पश्चिमी सीमा पर रक्षा तैयारियां एक बार फिर से मजबूत हो रही हैं और मजबूत हो रही हैं। राजस्थान की सरहद पर भारत पाक सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर के सादुल शहर में बनने जा रहा है भारतीय वायुसेना का नया ठिकाना। और यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संदेश कि भारत अब हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन क्या जिस तरीके से अरुणाचल के अंदर हम ALGS बना रहे हैं और यहां हम एयरबेस बना रहे हैं, क्या भविष्य के अंदर किसी जंग की आहट को महसूस किया जा रहा है? आज बात इसी मुद्दे। क्या वाकई में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह एहसास हुआ कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, चाइना उसके साथ को छोड़ नहीं सकता और बांग्लादेश में जिस तरीके की आवाज उठ रही है, क्या भारत एक बार फिर से 3 मोर्चों पर घिरा हुआ महसूस कर रहा है? हालांकि चाहे वो बांग्लादेश से लगती हुई सरहद हो, चाहे वो चाइना से लगता हुआ अरुणाचल का बॉर्डर हो, या फिर पाकिस्तान से लगती हुई सबसे बड़ी राजस्थान की सरहद हो, भारत सबको महफूज कर चुका है। लेकिन इस नए एयरबेस का बनना यह किस तरफ इशारा करता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी। देवानंद जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा क्योंकि मैंने काफी खोजने की कोशिश की, मैं ये नहीं तय कर पाया कि जो एयरबेस बन रहा है वो एयरबेस ऑपरेशनल बेस है, फॉरवर्ड बेस है या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बेस है। आप ये कंफर्म कर पाएंगे सर, ये कौन सा है? देखिए, ऐसा है विजेंद्र जी, ऑलरेडी वहां पर जिस इलाके की आप चर्चा कर रहे हैं वो सूरतगढ़ इलाका कहलाता है। वहां पर ऑलरेडी एक हमारा हवाई अड्डा है। ये नाम जो आप पूछना चाहते हैं, फॉरवर्ड एडवांस लैंडिंग, देखिए 40-50 किलोमीटर जिस तरह ये स्ट्रिप्स हैं जी, इनका एयर के मामले में मान के चलें कि फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं। ठीक है। जो जिस एयर बेस की जो अभी आप चर्चा कर रहे हैं, सादुल शहर वाले एयर बेस की, जो ये कई दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी और कुछ जमीन के विवाद थे जिसके अंतर्गत उसको बनने में देरी आ रही थी। पर जो आपका मुख्य बिंदु है कि भाई इस एयरफील्ड को क्या कोई युद्ध की आहट है, देखिए जिस प्रकार से बांग्ला ऑपरेशन सिंदूर के बाद और बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से एंटी भारत गतिविधि बढ़ी है, तो मैं ये देख रहा हूं पहले जो 2.5 फ्रंट हमारे दुश्मन थे, अब 3.5 फ्रंट हो चुके हैं। उस 3.5 फ्रंट के बीच में इस एयरफील्ड को पूरी तरह से क्लियर हो जाना और इसका ऑपरेशन होना, मैं मानता हूं भारतीय सेना सुरक्षा बलों के लिए एक और मजबूती का स्तंभ तैयार हो गया है जी। कौन सा हवाई जहाज यहाँ बेस किया जाएगा, कौन से अपने दूसरे हवाई जहाज किधर से आएंगे, मैं ये मानता हूं सामान्य पब्लिक के लिए इतना ही होना चाहिए कि एक एडिशनल एयर बेस का आना और क्लियर हो जाना भारत के सुरक्षा जो चक्रव्यूह है उसको मजबूत करता है। बधाई के पात्र हमारे जो भी लोग इसमें काम कर रहे थे। सर ये भी कह सकते हैं कि बस भारतीयों को बस इतना ही समझना काफी है कि पाकिस्तान का जको कबाद हो, पाकिस्तान का भोलारी हो, पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस हो, वहां कोई फाइटर जेट का इंजन अगर ऑन होगा जंग की स्थिति में, तो भारत का ये एयरबेस वहां उसे वहीं खत्म कर देगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने पहले भी कवर किया है, हम साथ में कवर किया। अगर ऑपरेशन सिंदूर का आपको याद हो कि दुनिया का ऐतिहासिक काम भारतीय एयर डिफेंस ने किया था, जहां पर 325 किलोमीटर दूर उनके अवैक्स को गिराया गया था। देखिए, पाकिस्तान की कोई भी जगह भारत की रेंज से बाहर नहीं है। ठीक बात। जो पर ये इसके एडिशनल होने से यह है कि अपनी मजबूती बढ़ती है, हमारा सिस्टम बढ़ता है। नागरिकों को और हमारे लिए भी बस समझने की जरूरत यह है कि राजस्थान का जो टोटल बॉर्डर 1070 किलोमीटर है उसको पूरी तरीके से भारत ने सुरक्षित कर लिया है। और मैं जो आपको 3.5 फ्रंट की जो बात कह रहा था, देखिए कि जिस प्रकार से भारत ने राजस्थान में, आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने प्रयास किए थे ड्रोन भेजने के, हमारी वो ड्रिल चल रही थी, तो उस समय भी भारतीय हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल
बहुत अच्छा काम किया था। इवन उनकी मिसाइल को जो हरियाणा के एक शहर के ऊपर स्पेस में हमने गिरा दी थी। तो मैं ये देख रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और मैं यहाँ जिस बधाई की बात कर रहा था, मैं हाई कोर्ट के जुडिशरी का एक धन्यवाद करना चाहूंगा बिल्कुल। कि उनके पास ये बहुत दिनों से केस चल रहा होगा, उन्होंने राष्ट्रीय नहीं, सुरक्षा को ऑपरेशन मद्देनजर सिंदूर के रखते बाद साफ इसकी कर मांग दिया उठी थी है। सर, और वाकई में जुडिशरी ने वन लाइन का स्टेटमेंट दिया कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं, बिल्कुल, कोई ये सुनवाई बहुत अच्छी बात नहीं। है और भाई। शायद 50 से ज्यादा बिल्कुल। याचिकाएं थी, वो सारी सिरे से खारिज कर दी गई थी। वापस मैं आपके पास आऊंगा। नितिन सारस्वत जी, सादुल शहर के अंदर एक नया एयर बेस क्रिएट होना, हम माने कि भारतीय सेना की मजबूती का एक और बढ़ता हुआ पायदान, और इसका जल्द से जल्द पूरा होना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके की परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से अभी मेरे साथी पैनल में बताया कि 3.5 फ्रंट पे आज हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो उसके लिए जितनी हम ज़्यादा प्रिपरेशन करें उतनी ज़्यादा बेटर है। और ये क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये जितना ज़्यादा एयरबेस रहेंगे, और जैसे सादुलशहर जैसी जगह से, क्योंकि उस जगह से बिल्कुल रेंज में पाकिस्तान रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन रहेंगी, तो वो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन मैं कुछ चिंताएँ आज जाहिर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सादुल शहर में आ रहा है उससे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इसके अंदर दो राय होगा कि ये बहुत अच्छा है और ये क्या नाम से एक सेना को मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले अभी हमारे एक फुटप्रिंट्स थे ओवरसीज, एक तजाकिस्तान के अंदर था हमारा एयरबेस और दूसरा मालदीव्स के अंदर था। मालदीव्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियंस के अंदर हमारी जो महत्वपूर्ण प्रेजेंस है उसके कारण, और दूसरा तजाकिस्तान के क्योंकि वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के करीब था, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन था। और अभी वो दोनों एयरबेस इंडिया से वापस ले लिए गए। तो एक इस चीज पे अपने हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, और जो रिस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है कि इस तरीके की, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा और बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी। दूसरा एक कैग की रिपोर्ट है, एक कैग की रिपोर्ट है। मैं कह रहा हूं दोनों ही जो है ना, वो दोनों ही इतने ही वक्त के लिए गए थे। नहीं, उसमें से पहले देखिए वो लीज में क्या है, वो लीज एक्सटेंशन की बात थी, लेकिन उन्होंने रशिया और चाइना को चुना। ये भी आपको समझना पड़ेगा, इतने समय के लिए लिए गए थे, लेकिन उसको लिया किसने, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कैग की रिपोर्ट आई है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, और वही बात हमारे वायुसेना प्रमुख एपी सिंह जी ने कहा था, जो आपने खूब चलाया था, कि 72 और 80% जो चीजें हैं, आपने कई सारी छूटें दी, लेकिन 72 से 80% अनुबंध समय पे पूरे ही नहीं हो रहे, उसमें काम ही नहीं चल रहा। हमने है ना, ये कैग ने भी रेखांकित किया। और तीसरा, हमारे 42 स्क्वाड्रन की हमारी अप्रूवल है, और इस समय हमारे पास, जब हम बता रहे हैं कि 3.5 फ्रंट है, और इस समय हमारे पास क्या है, लोएस्ट है, अभी तक का सबसे लोएस्ट 29। तो हमें इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर वो क्षमता हमारी नहीं होगी, तो हमें इस चीज में किस तरीके से हमें विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द इस मांग को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल नितिन, ये दोनों बातें आपकी वैलिड है, लेकिन उसके लिए जब आप स्क्वाड्रन को बढ़ाएंगे तो आपको एयरबेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। अभी शायद 62 63 के आसपास है, सबको अगर मिला लिया जाए वो 80 के आसपास होने चाहिए, और उसी दिशा में शायद आगे बढ़ रहे हैं। ALGS काफी हम क्रिएट करें, 7 के आसपास अरुणाचल प्रदेश में करें। लेकिन सुरेश गर्ग जी, क्या वाकई में ये लग रहा है कि भाई अशांति हो सकती है, और अशांति में शांति स्थापित करने का एकमात्र जरिया है खुद को इतना मजबूत कर दिया जाए कि अगर दूसरी तरफ से आहट भी हो तो उस आहट को वहीं खत्म कर दिया जाए। और ये क्या राजस्थान की नजर से भी अच्छा है, क्योंकि हम जितने भी जंग देख ले पाकिस्तान के साथ, उन सब में राजस्थान के बॉर्डर की एक बड़ी भूमिका रही है। देखिए विजन भाई, राजस्थान की बॉर्डर है वो पाकिस्तान से सटी हुई बॉर्डर है, तो डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो और आज हाईकोर्ट का डिसीजन जो 18 दिसंबर को आया है, ये स्वागत योग्य है। अगर एयरबेस बनेगा वहाँ पे, तो निश्चित रूप से भारतीय सेनाएं मजबूत होगी, और पाकिस्तान के जो 4 एयरबेस है उस पर विदिन सेकेंड्स में भारतीय सेना वहाँ पे पहुँच जाएगी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2-3 बातें बोली है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी याद दिलाने जाता हूँ कि 6 सितंबर 2013 को संसद के अंदर पूछा गया था तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी जी से कि चाइना अपनी बॉर्डर को व्यवस्थित कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो क्या भारत को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए क्या? तब 6 सितंबर 2013 को AK एंटनी जी का स्टेटमेंट था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना चाहिए, उससे भारत की मजबूत होगा, भारत की से मतलब वहां पे मजबूती आएगी। ये उनका स्टेटमेंट था, अविकसित सीमा ज्यादा सुरक्षित रहेगी। ये AK एंटनी जी का स्टेटमेंट था 6 सितंबर 2013 को, कि अगर सीमा को डेवलप करोगे तो आप असुरक्षित रहोगे। ये इनका स्टेटमेंट था।
अब फरवरी 2014 में जब इनकी जाती हुई सरकार थी, तब इंडिया टुडे के एडिटर ने पूछा था क्या राफेल आएगा इंडिया में, तब AK एंटनी जी का स्टेटमेंट था कि हमारे पास में राफेल खरीदने के पैसे नहीं है। ये इनके स्टेटमेंट थे, इनसे ये साबित होता कि कांग्रेस ने क्या किया था इस डिफेंस के लिए। 2014 से पहले 2 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था डिफेंस का, आज 6,81,000 करोड़ रुपए का बजट है। कुल बजट का 12.91% रक्षा बजट है। ये मोदी जी के आने के बाद हुआ ना। आज लाइव जैकेट जो सेना को नहीं दी जाती थी, बुलेट प्रूफ जैकेट जो सेना को नहीं दी जाती थी, मोदी जी के आने के बाद दी गई ना। आज आप ये देखिए कि वहां के आज क्या किया था राहुल गांधी जी ने, सेना प्रमुख को गली का गुंडा बोला था। राहुल गांधी जी ने सेना प्रमुख को गली का गुंडा बोला था। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। ऑपरेशन सिंदूर में तो अभी पृथ्वीराज चौहान जी ने बोला कि भारतीय सेना हार गई थी, सेना को प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो ये वो लोग हैं जो देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। 41,000 वर्ग किलोमीटर जो भारत का हिस्सा था वो चाइना को किसने दिया था? इन्होंने दिया था। पाक अधिकृत कश्मीर है वो किसने दिया था? इन्होंने दिया था। दो तीन चीजें तो लॉजिकल है भाई। तो इनको सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार आने के बाद। अच्छा मुझे बताइए, राजस्थान के अंदर, एक मिनट सूरज गर्ग साहब, राजस्थान के अंदर जो इस वक्त के एयरबेस स्थापित हैं किसकी सरकार में बने? उत्तरलाई हो गया, सूरतगढ़ हो गया, नाल हो गया, जोधपुर हो गया, ये किसके राज्य में हुआ? विजेंद्र जी फिर क्या हुआ था? 26/11/2008 की घटना है ना बॉम्बे की। इसके बाद में क्या बोला था इनके गृह मंत्री जी ने, पी चिदम्बरम जी ने, कि नहीं हमारे पास तो विदेशी ताकतों का दबाव था इसलिए हमने सेना को अटैक करने के लिए नहीं बोला। बताइए वो ऐसे डिफेंस सिस्टम से क्या मतलब है जब आप उसका कुछ नहीं कर सकते? तो मोदी जी की सरकार आने के बाद में कि परमाणु परीक्षण से भी पीछे हटे और जो बयान दे रहे हैं तो ऑफिशियल बयान है। सवाल यही है कि क्या वाकई में सेना की मजबूती को लेकर किसी भी सियासतदान को इस तरीके की रिएक्शन देनी चाहिए या सीधा वेलकम करना चाहिए और इसे सेना पर छोड़ देना चाहिए? क्योंकि सेना सिंगल ऑर्डर फॉलो करती है। सरकार कहेगी कि पाकिस्तान कल चाहिए तो पाकिस्तान कल भारत का होगा, कहेंगे कि नहीं करना है कुछ भी तो सेना नहीं करेगी। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जो AK एंटनी जी ने बयान दिया, इसी कारण आज 80% जो क्या नाम से जो रक्षा अनुबंध है वो इसलिए पूरे नहीं हो रहे क्योंकि AK एंटनी जी के कारण AK एंटनी जी के कारण मोदी सरेंडर हो गया ट्रम्प जी के आगे, मोदी जी सरेंडर हो गए ट्रम्प के आगे। देखिए ये बीच में चलाना यही इनका है। मैं कह रहा हूं आज पाकिस्तान ने मुनीर को तमाम तरीके के नवाजों ने इसका मतलब है कि आप डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना चाहते थे, सेना को मजबूत नहीं करना चाहते थे। भाई आपने राफेल खरीदने के लिए मना कर दिया था, आपने राफेल खरीदने के लिए मना कर दिया था। ये है आपने सेना प्रमुख को गली का गुंडा बोला था, आपने सेना प्रमुख को गली का गुंडा बोला था, आपने सेना को चिन्ह लगाया था। ये आदतें सुधारो, जनता नकार दिया आपको, जनता नकार दिया। इसीलिए एक एंटनी जी ने बोला था हमारे पास पैसा नहीं है। अब कैसे पैसे आगे, अब बताइए कैसे पैसे आगे, ये बता दीजिए। अब हिंदुस्तान में पैसे कैसे आगे? ठीक है कर्नल देवानंद जी, एक मिनट भाई, कर्नल देवानंद जी, मैं एक मिनट भाई, कर्नल देवानंद जी ट्रेन सरेंडर हो गया, नहीं ये गलत। अरे भाई इसी नैरेटिव में फंस जाते हैं आप लोग, इसी नैरेटिव में फंस जाते हैं आप लोग। एक मिनट गलत बात लेकिन गलत बात। एक मिनट, 56 इंच का चीना जर्मनी। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट की बात कर रहे हैं। कर्नल देवानंद जी, एक मिनट भाई प्लीज, कर्नल देवानंद जी एक मिनट। नितिन, सुरेश गर्ग साहब, घर में जाके मारते, सुरेश गर्ग साहब एक मिनट। घर में जाके नितिन, जनता सब देखती है। अरे भाई सब देखती है जनता। कर्नल देवानंद जी क्या वाकई में, एक मिनट भाई बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए कर्नल, एक मिनट भाई, एक मिनट गर्ग साहब। भारत की 41,000 वर्ग
किलोमीटर जमीन कैसे चली गई? जवाब दीजिए आप। 41,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कैसे चली गई? जवाब दीजिए आप। नहीं है आपके पास में। चलिए, नितिन ने दो चीजें कंफर्म की। एक मिनट कर्नल देवानंद जी, मैं दो चीजें कंफर्म कर रहा हूं। नितिन ने दो चीजें बहुत अच्छे से कही। एक कि उन्होंने माना कि भारत 3.5 यानी कि 3.5 फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। नितिन ने ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से माना, ये अच्छी बात है। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, भारत के खिलाफ बोलते हैं। एक मिनट, एक मिनट, नितिन, कर्नल देवानंद जी, और दूसरा ये कि अगर ट्रम्प कहेंगे कि डैडी इकोनॉमी है तो डैडी इकोनॉमी भारत की, ट्रम्प कहेंगे कि गलत तो फिर भारत में सब गलत। भारतीय सेना क्या कहती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, इससे कुछ पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। कर्नल देवानंद जी, एक मिनट भाई, अब दोनों रुक जाइए अब, एक मिनट भाई, कर्नल देवानंद जी। विजेंद्र जी, मैं दोनों साथियों से आग्रह करूंगा कि आपके विचार आपने रख दिए, जरा मैं बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो है कि उनका स्वीकार करना, अस्वीकार करना, ये राजनीतिक, ये सुरक्षा के मामले में थोड़ा ध्यान से बात करें। आपने, इन्होंने कहा कजाकिस्तान की बात कही थी, नितिन जी शायद कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि वो क्यों खाली। करेक्ट कर दीजिए एक बार। नितिन जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्लीज एक बार करेक्ट कर दीजिए। नहीं, नितिन जी, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं कि कजाकिस्तान खाली करने का जो कारण हम सैनिक समझते हैं वो ऐसा है, इसकी लिस्ट। अरे यार, बात तो सुनो ना यार। अब जगह गलत बता रहे हैं। तजाकिस्तान, जिसकी आप बात कर, अरे कजाकिस्तान में जो एयरफील्ड था जिसको खाली करने का आपने जिक्र किया है, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि देखिए, वो जो एयरफील्ड था भारत की तरफ से रूस के साथ हम ऑक्युपाई कर रहे थे। सामान्य आदमी को इस चीज का ज्ञान नहीं है। जब रूस के साथ हमारे सामरिक रिश्ते और बढ़े हैं और रूस का इन्फ्लुएंस वहां ज्यादा हो गया, और अफगानिस्तान की जो स्थिति बदल के आई है, जहां बगाराम एयरफील्ड पर हमारा कंट्रोल आ गया है, तो उसको रूस के हवाले करने की जो प्रक्रिया है उसकी आप नागरिक चिंता नहीं करें साहब। नहीं, आप बिल्कुल फैक्चुअली गलत है। पहली बात तो कजाकिस्तान है और रशिया के साथ चाइना ने उसको किया है, केवल रशिया ने नहीं किया। आप दोनों जगह फैक्चुअल रूप से गलत है, एकदम फैक्चुअली गलत है। तो आप इसमें क्या अपनी राय बता पाएंगे? आप फैक्चुअली गलत बता रहे दोनों बातों को। आपकी फैक्चुअली ये बात गलत है। वो रशिया के साथ चाइना ने कर लिया, मैंने यही बोला। वो भारत, वो अभी चाइना ने कर लिया। बिल्कुल आप फैक्चुअली गलत है, आप फैक्चुअली रॉन्ग बता रहे हैं इस चीज को। रूस साथ में, आपको पता है आज के दिन चीन और रूस साथ में है। अरे पता है, ये पता है, लेकिन हमारे एक बड़े, ये कौन किसके साथ है, ये विदेश नीति में कौन किसके साथ है, इससे इंपॉर्टेंट है हमारे हित क्या है, हमारे सामरिक हित क्या है, हमारे देश हित क्या है, कौन किसके साथ है। इन्होंने ट्रम्प को चुन लिया देश हित से ऊपर, तो क्या हुआ? उसके ऊपर क्वेश्चन उठे हैं ना कि मुनीर का स्वागत किया गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नवाजा गया, चाइना के साथ एग्रीमेंट किया था ना आप लोगों ने, चाइना की गोद में जाके बैठे थे ना आप तो कांग्रेस पार्टी चाइना की गोद में जाके बैठे थे ना आप। बीजेपी क्यों ट्रम्प का नाम नहीं ले रही है? बीजेपी क्यों भाग रही है? दे दिया वहां 41,000 वर्ग किलोमीटर का। बीजेपी क्यों भाग रही है? अरे भाई, तो क्या कांग्रेस को सिर्फ ट्रम्प की भाषा समझ आती है? नितिन, मैं नंबर्स ऑफ टाइम इस पर डिबेट कर चुका हूं। या तो आप कंफर्म कर दीजिए कि भाई कांग्रेस को सिर्फ ट्रम्प की भाषा समझ आती है। ट्रम्प कहेंगे देश में डेड इकोनॉमी, तो कांग्रेस के लिए डेड इकोनॉमी। ट्रम्प कहेंगे कि सर्जिकल ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा, तो आप कहेंगे नाकाम रहा। नहीं, गलत बात। आपको अपनी सेना पर भरोसा नहीं, आपके नेताओं को सेना पर भरोसा नहीं, आपके राहुल गांधी को सेना पर भरोसा नहीं। कमाल कर रहे हैं आप। विदेशी एजेंट है ये लोग, विदेशी भाषा बोलते हैं। ये देश की पार्टी है, ट्रम्प की पार्टी है। ये देश की पार्टी है, ट्रम्प की पार्टी है कि ट्रम्प जो कहेगा वो कांग्रेस बोलेगी। ट्रम्प की भाषा पसंद है ये? अरे भाई, जो ट्रम्प कहेगा वो कांग्रेस बोलेगी। आपको ऑब्जेक्शन उठाना ट्रम्प अगर कहेगा कि डेड इकोनॉमी, अगले 10 मिनट बाद राहुल गांधी कहेंगे डेड इकोनॉमी। अगर ट्रम्प कहेगा तो आप कहेंगे कि हाँ यहाँ ये हुआ। आपको खुद की सेना पर भरोसा नहीं। आपके नेता ने यहाँ तक कहा कि फाइटर जेट गिर गए। संसद के अंदर फोन नहीं आया, किसी भी देश के
एक बार नाम बोल नहीं आया, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आती है क्योंकि पाकिस्तान की गोद में बैठते हो। अरे टुकड़े नहीं, भारत के टुकड़े क्यों किए थे ये बता दीजिए आपने, क्यों अक्साई चीन दिया था? अरे भाई आप भारत के भी दो टुकड़े करने वाले हैं, क्यों दिया था? आप भारत के भी दो टुकड़े करने वाले हैं, पाकिस्तान के भी भारत के दो टुकड़े करने वाले हैं। रुकिए अब 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए अब सारे, 1 मिनट रुकिए भाई अब सारे, 1 मिनट। कर्नल देवानंद जी, कर्नल देवानंद जी, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, कर्नल देवानंद जी, 1 मिनट, कर्नल देवानंद जी, इस नए एयरबेस के बनने से, इस नए एयरबेस के बनने से हम कितने किलोमीटर की सरहद को कवर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि इस जो राजस्थान की 1000 किलोमीटर की सरहद है, इस पर हमें और एयरबेस की जरूरत है, या जो क्षमता होनी चाहिए वो हम इस एयरबेस के साथ कंप्लीट कर चुके हैं? देखिए, जैसे मैंने आपने बताया कि पहले 6 हमारे एयरफील्ड्स वहां पर फॉरवर्ड एरिया में थे, ये 7वां आ गया है। और ये अपनी रणनीति के अंतर्गत हमें ये मानना चाहिए, सेना आज कहती है कि हम सक्षम हैं पाकिस्तान का दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, तो नागरिकों के लिए जानना जरूरी है। पर नितिन जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, नितिन जी आपकी आयु छोटी है और सुरक्षा के मामले में आपका ज्ञान इतना ज्यादा नहीं है, नहीं मुझे लगता कि अंतरराष्ट्रीय पटल और डिप्लोमेसी का ज्ञान है। बैठ जाओ, हम लोग कर लेंगे यार। भगत सिंह जी की आयु छोटी थी, आप थोड़ा पढ़िए। छोटी उम्र में लोगों ने बहुत काम किया है। मैं कह रहा हूँ छोटी उम्र में बहुत काम, इसका छोटी उम्र से संबंध नहीं है। मजबूत भारत हो जाता, कांग्रेस देश के लिए सोच लेती तो, कांग्रेस देश के लिए सोच लेती तो भारत मजबूत हो जाता। एक मिनट, नितिन, भगत सिंह छोटी उम्र में शहीद क्यों हुए? क्या किसी एक ने भी ये कहा कि उनको फांसी मत दीजिए आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से? उस वक्त जो लीड कर रहा था, क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो फांसी पर लटके, इरविन समझौते के दौरान किसी ने भी ये मांग की कि उनको मत लटकाइए? किसने बलिदान दिया? कोई नहीं दिया, अरे भैया कोई नहीं दिया, कोई यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया, आपको कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो, केवल भ्रष्टाचार किया, देश को लूटा, देश का करोड़ों रुपए का खजाना लूटा तुमने, और कुछ नहीं किया, और खजाना लूटा भैया। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया सभी का। सुरेश गर्ग साहब शुक्रिया, नितिन शुक्रिया, कर्नल देवानंद जी बहुत शुक्रिया। आप पॉलिटिकल बयानबाजी में मत फंसिए, सेना अपना काम कर रही है और सेना अपने आप को मजबूत कर रही है और सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। आप सोचिए, अरुणाचल प्रदेश जिसको चाइना अपना इलाका बताता था, वहां 7 ALGS बीते कुछ सालों के अंदर तैयार हो चुके हैं, जिसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स कहते हैं। जो कांग्रेस के टाइम में वहां सड़कें नहीं हुआ करती थी, वहां ALGS क्रिएट हो रहे हैं। मैं सरकारों पर नहीं जा रहा हूं। इसके अलावा राजस्थान में इस एयरबेस के बनने का मतलब है कि आप पाकिस्तान के 3 कम से कम सीधे एयरबेस, जिनके अंदर सीधा अटैक हो सकता है और उनको टारगेट किया जा सकता है, और उनकी रणनीति के हिसाब से ही भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है, क्योंकि भारत तब तक सुरक्षित है जब तक सरहदें सुरक्षित। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।